देखें, जमीन पर जितनी भी जानदार चीजें हैं ना, चाहे वो एक बहुत बड़ा दरख्त हो या फिर एक बिल्कुल छोटा सा बैक्टीरिया, इन सब में एक मुश्तरका राज है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम मिलकर जिंदगी के उन बुनियादी मेमारों की कहानी जानेंगे जिन्होंने सच पूछें तो हमारी दुनिया की हर चीज को बनाया है। तो सवाल ये है कि एक हाथी, एक देव हिकल सिकोया दरख्त और एक नन्हे से बैक्टीरिया में आखिर क्या चीज मुश्तरक है? भाई, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन सच ये है कि सदियों तक ये इंसानी इल्म के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी रही। आखिर इतनी अलग अलग मखलूक़ात में कोई चीज मुश्तरक हो भी कैसे सकती है? लेकिन इसी एक सवाल के जवाब ने बायोलॉजी में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसने जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, ये जवाब कोई एक दिन में नहीं मिला, नहीं, बल्कि ये तो तकरीबन 200 साल पर फैली एक साइंसी जासूसी कहानी है। आप सोचें कि कैसे हर नई दरियाफ्त ने एक पिछली कड़ी को जोड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी तस्वीर मुकम्मल होती गई। तो चलें, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही अहम किरदार से और एक ऐसी टेक्निकल ईजाद से जिसने साइंसदानों के लिए एक बिल्कुल ही नई, अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। बात है 1665 की। एक अंग्रेज साइंसदान थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपनी एक नई माइक्रोस्कोप के नीचे एक बहुत ही मामूली सी चीज रखी, कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा। अब ये सिर्फ एक सादा सा तजस्सुस था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो नादानिस्ता तौर पर एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। हुक ने जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने लिखा कि ये चीज़ तो सुराखदार और मसामदार है, बिल्कुल शहद के छत्ते की तरह। उन्होंने इन छोटे छोटे खानों को देखा और उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो आज तक हमारे साथ है, और ये नाम एक ऐसी मिसाल की बुनियाद पर रखा गया था जो बिल्कुल सामने की बात थी। उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को राहिबों के हुजरों यानी सेला से मिलाया और बस यहीं से सेल यानी खिलिये का नाम वजूद में आ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि हुक दरअसल मुर्दा पौधों के खाली खोल देख रहे थे, जिंदा चीज़ नहीं। फिर भी यही नाम जिंदगी की बुनियादी इकाई के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। अच्छा, तो कहानी में हमारा अगला किरदार एक डच कारीगर हैं, एंटोनी वैन लीवेनहुक। उन्होंने हुक के काम को एक बिल्कुल ही नई सतह पर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खाली कमरे नहीं देखे, बल्कि उन कमरों के अंदर रहने वाले हरकत करते हुए मकीनों को भी देखा। और यहां एक बार फिर टेक्नोलॉजी ने साइंस के लिए रास्ता बनाया। देखें, लीवेनहुक एक बहुत माहिर कारीगर थे और उन्होंने ऐसी जबरदस्त सिंगल लेंस वाली माइक्रोस्कोप्स बनाई जो उस वक्त किसी और के पास थी ही नहीं, और उन्हीं की मदद से वो एक ऐसी पोशीदा कायनात में झांकने में कामयाब हुए जो इंसानियत के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। यहां आकर दोनों दरियाफ्तों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने जिंदगी का एक खाली खोल देखा, यानी मुर्दा कॉर्क टिश्यू। दूसरी तरफ लीवेनहुक ने पहली बार जिंदा हरकत करती हुई मखलूकात को देखा। उन्होंने तालाब के पानी में तैरते उन नन्हे जानदारों को एनिमेलिक्यूल्स का नाम दिया, यानी छोटे छोटे जानवर। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक इनकलाबी दरियाफ्त थी। इस एक चीज ने ये पूरी सोच ही बदल दी कि दुनिया छोटे पैमाने पर खाली है नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी से भरी पड़ी है, एक पूरी की पूरी कायनात जो हमारी आंखों से पोशीदा थी। अच्छा, लीवेनहुक की इन जबरदस्त दरियाफ्तों के बाद बड़ी हैरत की बात है कि कहानी तकरीबन 150 साल तक जैसे रुक सी गई। आप सोचें, साइंसदानों के पास सारे टुकड़े मौजूद थे, पौधों के खलिए भी, जानवरों के एनिमेलिक्यूल्स भी, लेकिन कोई भी उन सबको जोड़कर वो बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। फिर 19वीं सदी में दो जर्मन साइंसदान सामने आए, मैथियास श्लाइडन और थियोडोर श्वान। उन्होंने एक के बाद एक अपनी थ्योरीज पेश की। एक ने पौधों पर काम किया, दूसरे ने जानवरों पर, और कमाल ये था कि दोनों बिल्कुल एक ही हैरान कुन नतीजे पर पहुंचे। और बस यहीं से हयातियात का एक अजीम इत्तेहाद सामने आया। ये बात साबित हो गई कि चाहे पौधा हो या जानवर, इन सब की बुनियाद एक ही है, और इसी से सेल थ्योरी के दो बुनियादी उसूल बने। पहला, तमाम जानदार खुलियों से बने हैं, और दूसरा, खुलिया ही जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया था कि तमाम जानदार खुलियों से बने हैं, लेकिन एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल अभी भी बाकी था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इस इब्तिदाई थ्योरी में नहीं था। और वो सवाल ये था कि अगर तमाम जानदार खुलियों से बने हैं तो फिर नए खुलिये आते कहाँ से हैं? ये वो सवाल था जिसने साइंसदानों के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। क्या खुलिये खुद ब खुद बेजान चीज़ों से पैदा हो जाते हैं,
जैसा कि उस वक्त स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नजरिया था, या उसकी कोई और वजह थी? और यहीं हमारी कहानी में एक और हीरो का इजाफा होता है, एक जर्मन डॉक्टर रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी ख्याल पेश किया जो था तो बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा था, और इसी ख्याल ने इस मुअम्मे के आखिरी टुकड़े को भी अपनी जगह पर फिट कर दिया। उनका मशहूर कौल था ओमनेस सेलुला ई सेलुला। ये 3 अल्फाज बायोलॉजी के सबसे ताकतवर जुमलों में से एक हैं। इनका मतलब बिल्कुल इनकलाबी था। तमाम खलिये पहले से मौजूद खलियों से ही पैदा होते हैं। मतलब जिंदगी बेजान चीज़ों से अचानक नहीं बन जाती, बल्कि ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो जिंदगी से ही आगे बढ़ता है। और बस वर्चो के इस ख्याल के साथ ही क्लासिकल सेल थ्योरी मुकम्मल हो गई। तो अब केस क्लोज हो चुका है। चलें अब इस पूरी थ्योरी का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि ये आज भी इतनी अहम क्यों है। तो तकरीबन 2 सदियों की तहकीक के बाद ये हैं वो 3 बड़े उसूल जो सेल थ्योरी की बुनियाद हैं। पहला, तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा खुलियों से बने हैं। दूसरा, खुलिया ही जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरा, तमाम खुलिये पहले से मौजूद जिंदा खुलियों से ही पैदा होते हैं। ये तीनों उसूल हमें बताते हैं कि जिंदगी क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी तारीखी थ्योरी नहीं है। आज हम बीमारियों को कैसे समझते हैं, नई दवाएं कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि जेनेटिक्स के राज कैसे खोलते हैं, इन सब की बुनियाद यही सेल थ्योरी है। सच तो यह है कि इस एक दरियाफ्त ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। और यहीं पर हम इस तज्जिए को एक बड़े सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। देखें, जिस तरह सेल थ्योरी ने 19वीं सदी में बायोलॉजी को जोड़ दिया था, वैसे ही साइंस का अगला अजीम सबको जोड़ने वाला नजरिया क्या हो सकता है? ये वो सवाल है जो आज के साइंसदानों को आगे बढ़ने की हिम्मत और तहरीक देता है।